जय हिंद दोस्तों जिस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस में हालात लगातार बदल रहे हैं तो हमें एक एनालिसिस करना इस समय पड़ रहा है और वो एनालिसिस ये है कि क्या चाइना डर गया है। जिस तरीके से यूक्रेन में रशिया का हाल है उसने चाइना को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वो ताइवान पे हमला करे या ये चाइना का कोई ब्लफ है, एक तरीके का आंखों का धोखा क्रिएट करने की एक कोशिश है ताकि चाइना जो है वो अपने प्लान को और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ा सके। इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को मेरा ये चैनल पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। दूसरा दोस्तों, अगर आप बच्चे या कोई भी जानकार IAS PCS की तैयारी करना चाहता है या वनडे एग्ज़ाम ऐसा जिसमें GS आती है उसकी तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए NCERT का हमारा जो कोर्स हमारे YouTube चैनल स्टडी टेबल के ऊपर चल रहा है उसको जाके वो सर्च कर सकता है। ठीक है, ये फ्री NCERT है, क्लास वाइज 9th क्लास की NCERT अभी शुरू की गई है। तो इसमें हम सारे के सारे फ्लो चार्ट्स वगैरह बनवा के प्रॉपरली चैप्टर वाइज NCERT पढ़ा रहे हैं ताकि बेसिक कंसेप्ट्स आपके अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। दूसरा, अगर दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं तो NCERT हिस्ट्री का हमारा बैच 10 अप्रैल से लॉन्च हो रहा है। इसकी फ़ीस हमने बहुत ही मिनिमम 1500 रुपये रखी है कंप्लीट कोर्स की। इस हिस्ट्री का कूपन अगर आप डालेंगे HIST 300, ये जो कूपन कोड डालेंगे तो आपको इसमें 300 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। इन सारे एग्ज़ाम्स को हम अच्छे से कवर करवाएंगे जिसमें हिस्ट्री आनी है UPSC, PSC, SSC, CU सेट, NCERT लेवल की, नेट GRF, इसका पूरे का पूरा बेसिक कंसेप्ट हो जाएगा, ग्रेड 1 टैट और ऐसे वनडे एग्ज़ाम जो कि काम आ सकते हैं। इस नंबर पर आप कॉल करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारी इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है इस टाइम पर कि जिस तरीके से यूक्रेन का हालात चल रहे हैं, क्राइसिस चल रहा है, रशिया फंसा हुआ नज़र आ रहा है चारों तरफ से, तो ऐसे में क्या चाइना डर गया है? हम इसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे ना, तो टॉपिक समझिए। असलियत में इसमें कोई दो राय नहीं है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जो है हमला किया और रशिया को स्टार्टिंग के अंदर बहुत अच्छी अचीवमेंट्स देखने को मिली। बेलारूस से होते हुए भी रशियन आर्मी ने यूक्रेन पर हमला किया और समंदर के द्वारा भी रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया और देखते ही देखते जो ईस्ट यूरोप का एक बड़ा हिस्सा है उस पर कब्जा करके मैरियोपोल जैसे एक दो जगहों को छोड़ दिया जाए तो सारे इस यूक्रेन के इलाके पर बड़े हिस्से पर एक तरीके से कब्जा करके कीव से लेकर कई इलाकों पे फंस गया, लेकिन कहीं ना कहीं यूक्रेन को एक लैंड लॉक्ड कंट्री की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यहां रशिया जीतता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहां देखने की एक बात ये हुई, एक और बात देखी गई और वो ये कि रशियन हेलीकॉप्टर्स जो यूक्रेनियन हेलीकॉप्टर्स हैं अब उन्होंने रशियन टेरिटरी के अंदर घुस के हमले करने शुरू कर दिए हैं। अब वो रिस्पॉन्स आ चुका है कि अभी तक जो रशिया हमले कर रहा था अब यूक्रेन हमले कर रहा है रशिया की टेरिटरी के अंदर, और किसी भी सुपर पावर के लिए इससे ज़्यादा अपमानजनक बात नहीं हो सकती कि सुपर पावर के अंदर हमले हो रहे हैं और उसकी टेरिटरी के अंदर घुस के यूक्रेन जैसा एक कमज़ोर देश हमले कर रहा है। एक बात। दूसरी बात, यहाँ रशिया जिस तरीके से फंसा हुआ है, उम्मीद ये थी 5-7 दिन के अंदर रशिया के सामने यूक्रेन घुटने टेक देगा, लेकिन जिस तरीके से यूक्रेन को अगर देखा जाए तो यूक्रेन ने गुरिल्ला वॉरफेयर अपनाया। भले ही वो अपने बॉर्डर्स की रक्षा नहीं कर पाया, लेकिन शहरों के अंदर जिस तरीके से ज़ेलेंस्की अपनी ताकत दिखा रहे हैं और जिस तरीके से यूक्रेनियंस लड़ रहे हैं, खुले तौर पर लड़ रहे हैं, इसका सीधा सीधा असर दिखाई दे रहा है कि रशिया आज के दिन लगभग 40 दिन से इस लड़ाई में उलझा हुआ है। और जो हाल शुरू में यूक्रेन का था, यानी यूक्रेन शुरू में जितना ज़्यादा कमज़ोर था, अब उसका उल्टा हो रहा है।
अमेरिका और यूरोपियन नेशंस जितने भी हैं, इन यूरोपियन नेशंस ने अब यूक्रेन को हथियार तेज़ी के साथ जो पहुंचाए, उसका नतीजा ये है कि यूक्रेन को उस लिमिटेड फॉर्म में हथियार बड़ी नंबर में पहुंचाए जहां से यूक्रेन रशिया को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन या नुकसान पहुंचा रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल सोच कर देखिए कि वो कंधे पे रख के चलाने वाली जो स्टिंगर मिसाइल्स है, कौन सी, वो मिसाइल्स उठाकर दी गई, एंटी टैंक मिसाइल्स, उससे रॉकेट उनके हवाई जहाज़ों को गिराया जा रहा है, हेलीकॉप्टर्स को गिराया जा रहा है। इसका असर क्या है? एक तरफ रशियन आर्मी डिमोरलाइज हो रही है। अब ये वाली फोटोग्राफ्स भी आ रही हैं, ये फोटोग्राफ्स भी अब आनी शुरू हो चुकी हैं कि रशिया के जो सिपाही हैं उन्हें यूक्रेनियंस ने पकड़ लिया, और दूसरी तरफ फोटो आ रही हैं कि रशिया फ्रस्ट्रेशन में यूक्रेनियंस के हाथ बांध के गोली मारता हुआ नजर आ रहा है। रशियन आर्मी नजर आ रही है। रशियन आर्मी जब यूक्रेनियंस को हाथ बांधकर गोली मार रही है, पीछे हाथ बांधकर लोगों के सर में गोली मार रही है, ये रशियन आर्मी की फ्रस्ट्रेशन है, जो दिखा रही है कि रशियंस ने यूक्रेनियंस को जितना ज़्यादा कमज़ोर समझा था उतना ज़्यादा है नहीं, और जो स्ट्रेटेजी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका ने उठाई बनाई, जिससे यूक्रेन को मतलब भले ही डायरेक्ट आर्मी सपोर्ट ना प्रोवाइड करें, लेकिन हथियारों से इतना ज़्यादा कैपेबल कर दिया कि यूक्रेनियंस खुद अपने ताकत से लड़ रहे हैं। हालांकि शुरू में अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ की, मेरे जैसों ने भी बहुत सारी क्रिटिसिज्म किया, लेकिन अब जो यूक्रेन के हालात दिखाई दे रहे हैं, बर्बाद तो है लेकिन रशिया को औकात दिखा दी है। 40 दिन तक उलझा के रखा हुआ है। अब रशिया की गले की हड्डी बन चुका है यूक्रेन, ना निकाली जा रही ना निकली जा रही। और ये जो ज़ेलेंस्की है, ये जिस तरीके से अब पुतिन की लैंग्वेज में बात कर रहा है, उसका सीधा सीधा असर हर किसी मतलब इस टाइम पर नजर आ रहा है कि हाँ, रशिया फ्रस्ट्रेट हो रहा है। भले ही पुतिन के चेहरे पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन रशियन आर्मी की एक्टिविटीज़ के अंदर नज़र आ रहा है कि हालात इस टाइम पर रशिया की भी ख़राब हो चुकी हैं। एक तरीके से बड़े नंबर में आर्मी पर्सनल्स मारे जा रहे हैं, हथियार कमज़ोर पड़ रहे हैं, हथियारों का ज़ख़ीरा कमज़ोर है, और इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं एक वीकनेस तो दिखाई दे ही रही है। दूसरी तरफ रशिया ने इस सिचुएशन के अंदर एक प्रॉब्लम और क्रिएट करवा ली अपने लिए, और वो प्रॉब्लम ये क्रिएट करवा ली कि पहले तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन का मामला था। अब यूरोपियन कंट्रीज़ को मौका मिल गया और उन्होंने लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, इनके अंदर भी अपनी आर्मी, मिसाइल्स और एम्यूनिशन भेजना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं पोलैंड को तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना चुके हैं कि हद से ज़्यादा। यानी वहाँ पर सोच कर देखिए, इस युद्ध के माहौल में जो बाइडन अगर पोलैंड की राजधानी वॉर्सो जाएं और पोलैंड से स्पेसिफिकली बात करें, भले ही नाटो की मीटिंग हो या दूसरी मीटिंग्स हो, लेकिन साथ में स्पेसिफिकली बात करें, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अब नाटो को भी मौका मिल गया रशिया के नेक्स्ट लेवल के जो मतलब बिल्कुल बॉर्डर शेयर करने वाले जो नेशंस हैं, उनको हथियार पहुंचा के उन्हें और मजबूत करने का। यानी रशिया को इस समय और ज़्यादा घेर लिया और रशिया फंस गया, यूक्रेन की लड़ाई में फंस गया, यूक्रेन को एक तरीके का अफगानिस्तान बना दिया, और रही सही कसर और देशों को मजबूत कर दिया कि कल को रशिया थोड़ी सी भी आंख उठाकर देखेगा, ये 4 देश पूरे तरीके से तैयार हैं रशिया से लड़ने के लिए। ये 4 देशों से रशिया अगर किसी भी तरीके के गुरिल्ला वॉर में उलझ गया तो समझ लीजिए रशिया ख़त्म होता हुआ नजर आएगा। यहाँ हालांकि रशिया के पास एक प्लस पॉइंट ये है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये रशिया के ऑयल और गैस रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट हैं, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा भी नहीं कि ऑयल और गैस पे डिपेंडेंट भले ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमज़ोरी तो रशिया की साफ नज़र आ चुकी है। और अगर यहाँ से यूरोपियन कंट्रीज़ अपने ऑयल और गैस रिजर्व्स या सोर्सेज के लिए किसी दूसरे रास्ते की तरफ निकलना शुरू कर देते हैं, तो अब इसका असर रशिया की इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव पड़ेगा। क्योंकि इस वॉर ने एक काम और जो सबसे बड़ा ये किया कि यूरोप के अंदर एक तरीके के एंटी रशिया सेंटिमेंट्स डेवलप कर दिए, और इन एंटी रशिया सेंटिमेंट्स ने क्या किया कि कहीं ना कहीं सरकारों के ऊपर एक दबाव बना दिया
कि आज नहीं तो कल हमें रशियन ऑयल और गैस से दूर हटना है और उसका अल्टरनेट ढूंढ के रखना है। अब धीरे धीरे वो यहाँ से जब निकलना शुरू करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, भले ही एक लेवल पर ऑयल और गैस के जो दाम हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे, लेकिन एक तरीके से रशिया के कस्टमर्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। और आज भले ही रशिया ताकतवर नज़र आ रहा हो, रूबल स्ट्रांग नज़र आ रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं रशिया जो है, इसके सीधा सीधा असर ये होगा कि आने वाले समय में रशिया एक दूसरे इकोनॉमिक डिसास्टर की तरफ बढ़ रहा होगा। यानी एक तरीके से रशिया के मिलिटरीली, डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली बहुत बुरी दुर्गति कर दी है अमेरिका ने। अभी असर नहीं देखेगा, अगले आने वाले 5-7 साल में देखेगा कि रशिया भी एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। अब इससे सबक क्या मिलता है चाइना को? अब यहाँ चाइना का मामला क्या है कि ये चाइना क्यों डर रहा है भाई? असलियत में इसे समझिए, चाइना क्यों डर रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो चाइना का ने हांगकांग के साथ जो दुर्गति करी, हांगकांग का जो बुरा हाल किया, वो दुनिया वाकिफ है कि जो हांगकांग के मसल के रख दिए इसने पूरे के पूरे मूवमेंट को, क्राइसिस को, और जो वादे तोड़े वो भी जग जाहिर है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ताइवान के ऊपर 2025 तक जो है कब्जा करने का प्लान है, बल्कि 2024 के अंदर ही हो सकता है क्योंकि शी जिनपिंग की तरफ से बयान आ चुका है कि अगले 2 साल आ चुका था कि अगले 2 साल के अंदर अंदर ताइवान पे कब्जा कर लिया जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर ताइवान के ऊपर जैसे जैसे माहौल बढ़ रहा है, जैसे जैसे दबाव बढ़ रहा है, इसका सीधा सीधा असर ये है कि यहाँ इसका डोमिनो इफेक्ट या फियर फैक्टर डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरीके से ताइवान के अंदर यूक्रेन को देखते हुए अमेरिका की स्ट्रेटेजी समझ में आ गई कि भले ही अमेरिका जो है वो ताइवान के अंदर सीधे सीधे एंट्री ना करे, और भले ही अमेरिका चाइना से ताइवान के नाम पर सीधे ना भिड़े, लेकिन ताइवान को एक ऐसा बैटल ग्राउंड बना देगा कि चाइना यहाँ पर फंस के खड़ा हो जाएगा। और ताइवान का जो फियर फैक्टर है वो एंटी चाइना सेंटीमेंट्स की फॉर्म में डेवलप होगा, और ये एंटी चाइना सेंटीमेंट्स जो हैं ये जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, यानी साउथ ईस्ट एशिया में तो हैं ही, और ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में तो हैं ही, साउथ एशिया में भी काफ़ी हद तक हैं। लेकिन अगर ताइवान पे चाइना ने किसी तरीके का कब्जा किया या कुछ भी किया तो ये एंटी चाइना सेंटीमेंट्स सिर्फ और सिर्फ ताइवान के खिलाफ नहीं बल्कि सबके खिलाफ क्रिएट हो जाएंगे। मतलब सिर्फ और सिर्फ ताइवान के मामले में चाइना, इन इलाकों में नहीं, पूरी दुनिया में चाइना के अगेंस्ट सेंटीमेंट्स जो है वो डेवलप होंगे, चाहे वो यूरोप हो चाहे कोई भी हुआ। भले ही वो तुरंत चाइना से अपने किसी तरीके के संबंध ना तोड़ें, लेकिन आगे आने वाले समय में उनके दिमाग में आ जाएगा कि चाइना जैसा ड्रैगन जो है, जो बहुत ही कैनिबल फॉर्म में दुनिया को हड़पने की कोशिश कर रहा है, इंपीरियलिस्टिक अप्रोच लेके वो सीधे सीधे तौर पर दुनिया को निगलने की अगर तैयारी कर रहा है, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है चाइना को कमज़ोर करो और इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस जैसे देशों को ताकतवर करो, ताकि एक तरफ तो यहाँ ताकत बढ़े, चारों तरफ से चाइना को घेरा जाए, और दूसरी तरफ से इन्वेस्टमेंट करके इनकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ाओ। अगर ऐसा हुआ तो जो हाल रशिया ने एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड के फॉर्म में अमेरिका से करवा लिया, अमेरिका एग्जैक्टली वैसा ही हाल इस टाइम यहाँ भी कर देगा कि जापान भी एक मिलिट्री पावर बनने की तरफ बढ़ेगा, साउथ कोरिया भी एक मिलिट्री पावर बनने की तरफ बढ़ेगा, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम अपने अपने डिफेंस बजट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट कर चुके हैं। तो हो सकता है ये भी जब अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशन बढ़ाना शुरू करें तो आगे आने वाले टाइम में चाइना के अगेंस्ट ही थ्रेट की तरह काम करेंगे और कुछ नहीं। और अगर ये लोग देश थ्रेट की तरह काम करते हैं तो एक ताइवान के नाम पर फियर फैक्टर जो डेवलप होगा वो चाइना के दुश्मनों के नंबर को बढ़ा देगा, और पॉसिबिलिटी पूरी है एंटी चाइना सेंटीमेंट्स का सीधा सीधा असर चाइना की इकोनॉमी पर पड़ना शुरू हो जाए, और अगले आने वाले 10 साल के अंदर अंदर एंटी चाइना सेंटीमेंट्स को भुना कर इंडिया जैसे देश जो हैं वो ताकतवर होना शुरू हो जाए।
ये एक टिपिकल असेसमेंट है। वो इस बिहाफ पर किया जा रहा है क्योंकि अभी एक खबर आती हुई दिखाई दी है, अभी एक खबर आती हुई ये दिखाई दी है कि जिस तरीके से एंटी चाइना सेंटीमेंट्स डेवलप हो रहे हैं, जिस तरीके से एंटी चाइना सेंटीमेंट्स मतलब जिस तरीके से एंटी रशिया सेंटीमेंट्स डेवलप हो रहे हैं और रशिया को फंसा के खड़ा कर दिया गया है, इससे चाइना घबरा गया है। और ताइवान के ये उड़ती उड़ती खबर है जो इंडिया के मीडियाज़ जो हैं वो कुछ हद तक शो कर रही हैं और एक दो दूसरे मीडियाज़ ने भी शो किया है कि चाइना हो सकता है कि ताइवान के अपने प्लान को अगले 4 साल बढ़ा दे, यानी 4 साल बाद, अभी जो 1 या 2 साल बाद कर रहा था वो 4 साल बाद ताइवान पर कब्जा करने की सोचे। हालांकि मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सा सपोर्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि चाइना जैसा देश एक श्रूड नेशन है, एक घाघ देश है, बहुत तेज़ दिमाग वाला देश है। उसकी पॉलिसी, उसकी पॉलिटिक्स लास्ट मोमेंट तक पता नहीं चलती वो करना क्या चाहता है। हालांकि चाइना को जितना मर्जी आरोप लगा लो, अमेरिका की पॉलिसी कौन सा पता लगती है जब तक आखिरी मूवमेंट तक पहुंचना जाए, किसी की कोई पॉलिसी पता नहीं लगती। और इंटरनेशनल लेवल पर कई बार इंफॉर्मेशन जो बाहर भेजी जाती हैं वो कहीं ज़्यादा इफेक्टिव वे में होती हैं, वो कहीं ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में होती हैं। उसका मतलब इफ़ेक्टिव इन द सेंस ये है कि कहीं ज़्यादा वो उनको वो डिस्ट्रैक्टिंग होती हैं, वो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए होती हैं। कोई बड़ी बात नहीं है चाइना ने ये ऐसा कोई मैसेज जानबूझकर रिलीज़ किया हो ताकि दुनिया जो है वो थोड़ी रिलैक्स हो जाए और चाइना जब एकदम से अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट करे तो दुनिया को संभलने का मौका ना मिले, यहाँ तक कि ताइवान को भी संभलने का मौका ना मिले। तो ये जो खबर है इसके ऊपर जो डिस्कशन हुआ या हमने देखा कि क्या चाइना सच में डर गया है, तो हो भी सकता है डर गया हो, क्योंकि जो रशिया का हाल है वो उसका भी हो सकता है, और रशिया से ज़्यादा बुरा हाल इसलिए हो सकता है क्योंकि रशिया अपने चारों तरफ कमज़ोर देशों से घिरा हुआ है और चाइना जो है अपने चारों तरफ ताकतवर देशों से घिरा हुआ है जिनका रिकॉर्ड आज के दिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, जैसे इंडिया। वियतनाम 79 वॉर के अंदर वियतनाम ने 3000 चाइनीज़ आर्मी को गाजर मूली की तरह काटा था, शायद 30,000 की आर्मी को गाजर मूली की तरह ऐसा काटा कि वापस भी नहीं जा पाए। फिलीपींस का रिकॉर्ड भी उसी हिसाब से रहा और जापान का रिकॉर्ड तो एक वर्ल्ड वॉर सेकंड की मेन सुपर पावर की फॉर्म में रहा है। यही हाल साउथ कोरिया का है। ताइवान को भले ही कमज़ोर समझे लेकिन आसपास के जो देश है चाइना के, वो रशिया के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा ताकतवर है। ऐसे में चाइना अगर ताइवान से पंगा लेता है तो पॉसिबिलिटी ये है कि एक लंबी वॉर में उलझ जाए और उसका नतीजा भी कुछ और ही निकलेगा। और सबसे मेन बात और कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर उठापटक हुई है उसका सीधा सीधा असर पॉसिबली चाइना की पॉलिसी के ऊपर भी पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसके अंदर 2 सेक्शंस हैं। एक अमेरिका का सपोर्ट करने वाला आज भी सेक्शन मौजूद है और दूसरा सेक्शन चाइना का है, चाइना को सपोर्ट करने वाला है। और इमरान खान का जाना असलियत में चाइना के सेक्शन के कमज़ोर पड़ने के तरफ इशारा करता है, यानी पाकिस्तान को भी किसी न किसी तरीके से चाइना से दूर कर दिया गया है, काट दिया गया है। और रही सही कसर, चाइना का जितना इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हुआ था उसे ज़ीरो कर दिया गया है। तो अब यहाँ चाइना को फंसा के खड़ा कर दिया। अब आगे क्या होता है दोस्तों वो तो वक्त बताएगा, लेकिन इसके अंदर तो कहीं ना कहीं चाइना का ये जो डर है ये साफ नज़र आ रहा है, साफ नज़र आ रहा है। अब आगे क्या होगा वो तो वक्त बताएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।